हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं आज ज्योग्राफी से 10 प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो सब दिन के लिए उपयोगी होता है, बट कुछ क्वेश्चन करंट टाइप का रहता है। तो देखते हैं आज का विश्लेषण में आखिर है क्या। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्योंकि में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है 2022 का है, और क्वेश्चन जो ज्यादातर खबर में रहता है वही यूपीएससी पूछ देता है, लेकिन बहुत सारे देश खबर में रहते हैं, किसका पूछ दिया जाएगा, जरूरी है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो फिलहाल ये ऐसे क्वेश्चन को देख तो लेना है कि अफगानिस्तान का सीमा कौन कौन लगता है। तो 3, 4 और 5 लगता है। ये आप गूगल मैप पे जाइए, देख लीजिए, माइंड में फिगर बैठ जाएगा तो ज़्यादा याद रहता है। तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान 3, 4 और 5 जो है सीमा है। और भी देश होगा बट यहाँ पे अजरबैजान और किर्गिस्तान नहीं। इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, कैस्पियन सागर के पश्चिम में स्थित अजरबैजान है। किर्गिस्तान की बात किया जाए तो इसकी सीमा भी अफगानिस्तान से नहीं लगती है, यह ताजिकिस्तान के उत्तर पूर्व में है। ताजिकिस्तान की बात किया जाए तो इसकी सीमा जो उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान से लगती है। तुर्कमेनिस्तान की बात किया जाए तो इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की बात किया जाए तो इसकी सीमा उत्तर में क्या है, अफगानिस्तान से लगती है। अब अफगानिस्तान की बात किया जाए तो साथ में इधर क्या दिख रहा है, पाकिस्तान भी दिख रहा है। तो पाकिस्तान से भी लगता है बट यहाँ ऑप्शन में है नहीं, अतः केवल ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। खैर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम है मोनाजाइट, दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। तो इसको माना जाता है, ये कथन तो सही होना चाहिए। फिर है भारत मोनाजाइट। अच्छा, मोनाजाइट में थोरियम होता है, तो ये भी सही है। भारत की समष्टि तटवर्ती वालुकाओं में, वालुकाओं मतलब बालुओं में, मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। तो ध्यान देना है, भारत के तटीय क्षेत्रों में, लेकिन विशेष तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सभी तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। 3 को हटा दीजिए। ठीक है, फिर भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, तो ये सरकार के अधिकार में ही है। तो 1, 2 और 4 सही होगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोनाजाइट एक फॉस्फेट खनिज है जिसमें सेरियम, सी, लेंथनम, नियोडीमियम, थोरियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्व हैं या पाए जाते हैं। ये REE का प्रमुख स्रोत है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। मोनाजाइट में थोरियम होता है, यह कथन सही है। मोनाजाइट में थोरियम की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, तो इसे एक परमाणु खनिज बनाती है। तीसरा कि भारत की समस्त तटवर्ती बलुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक में पाया जाता है, यह कथन गलत है। यद्यपि मोनाजाइट भारत के कई तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बलुकाओं में पाया जाता है, लेकिन यह समस्त तटीवर्ती बलुकाओं में नहीं मिलता है। इसका वितरण विशिष्ट भूवैज्ञानिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चौथा देखा जाए तो भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, यह कथन सही है। मोनाजाइट में थोरियम परमाणु खनिज की उपस्थिति के कारण यह भारत की परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत निर्धारित पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके खनन, प्रसंस्करण और निर्यात को भारत सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, और मुख्य रूप से सरकारी निकाय जैसे इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की ही इसमें शामिल है। निजी कंपनियों को इसकी अनुमति नहीं है, यह बहुत सीमित है और नियंत्रित शर्तों के तहत ही है, इसीलिए व्यवहारिक रूप से केवल सरकारी निकाय ही इसे संशोधित या निर्यात कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ये जून के, अब यहाँ भी पखवाड़ा दे दिया है। ठीक है, 20 से 21 जून के आसपास होता है। तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है, तो 21 कौन आएगा, दूसरे पखवाड़ा में आ जाएगा। ठीक है, तो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीष्म अयनांत को होता है। यह घटना आमतौर पर 20 से 21 या 22 जून को होती है। इस दिन उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध को सबसे अधिक प्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी मिलती है और दिन की अधिक अवधि सबसे लंबी होती है। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा लगभग 16 जून से 30 जून तक की अवधि को कवर करता है। चूंकि ग्रीष्म अयनांत यह
22 जून इसी अवधि में पड़ता है, इसीलिए विकल्प क्या होगा, सही होगा। लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि झील है और अवस्थान है। तो इसमें कितने कथन सही है ये बताने की बात कर रहा था। तो होकेरा आर्द्रभूमि जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पहला कथन तो हट जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, ये सही है। क्या इसको पढ़ सकते हैं, सथाम कोता झील, ये तमिलनाडु में ना होकर केरल में है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे दो कथन सही होना चाहिए, केवल दो ऑप्शन बी। तो होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में ना होकर कहाँ पे है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में स्थित एक वेटलैंड है, पंजाब में नहीं है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, यह सही है। रेणुका झील आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और यह एक रामसर स्थल है। करा रुद्र सागर झील त्रिपुरा, यह सही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है और यह भी एक रामसर स्थल है। इसके बीच में नीर महल जल महल स्थित है। करा है सस्था में कोता झील तमिलनाडु, यह गलत है। सस्था कोता झील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक रामसर स्थल है, ना कि तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती है। तो एक कथन ये बता दिया गया है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों को कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इस क्वेश्चन की बात करने से पहले हम चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। वहां पे कुछ बताना था हमने, उस छूट गया। इसके बारे में सोचे थे, हाँ इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ज्योग्राफी में हमने रख लिया, ठीक है ना। तो मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, मोनाजाइट में थोरियम होता है। ये दो कथन क्या है, साइंस से रिलेटेड है। हमारे भारत की समस्त तटवर्ती वल्कनाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कह सकते हैं, कहाँ पाया नहीं जाता है। फिर है कि अब इसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो नियम कानून की बात आ गया। तो पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो इस प्रकार से सेट किया जाता है कि 2-3 सब्जेक्टों का सम्मिलन हो सकता है। चलिए इसको ज्योग्राफी में पढ़ लिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथनों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो गुर्दे का काम होता है फिल्टर करना, ठीक है, खूनी इसम को शुद्ध करना, गंदगी को बाहर निकालना शरीर से। तो ऐसा काम क्या हो रहा है, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पे फिल्टर वो पृथ्वी को एक तरह से कर रहा है, ठीक है। तो इस रूप में देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फेफड़े का कार्य क्या है, गुर्दे का कार्य के रूप में देखते हैं। और शरीर में रक्त को छानने का काम करते हैं। वे अवशिष्ट उत्पादों अतिरिक्त तो पानी और अन्य अशुद्धियों को रक्त से निकालते हैं। वे शरीर के संतुलन और रसायनों जैसे लवण पोटेशियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आर्द्रभूमियों का गुर्दे जैसा कार्य, आर्द्रभूमियां पानी के लिए समान निस्पंदन और शुद्धिकरण कार्य करती है, ठीक है। विकल्प डी सीधे तौर पर इसी कार्य को दर्शाता है। आर्द्रभूमियों में मौजूद जलीय पौधे जो होता है जलकुंभी, निरकट और सूक्ष्म जीव पानी में घुले हुए अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो उर्वरकों या सीवेज से आ सकते हैं और हानिकारक भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, ये सबको अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया से पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गुर्दे रक्त को साफ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। शुष्क और शुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन। तो पहला कथन इसके लिए नहीं है, ये है शहरी क्षेत्रों में लघु वन का सृजन। लगता कहीं हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया था, फिर से आ गया तो कोई बात नहीं है, यही होना चाहिए। मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना। मियावाकी पद्धति जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक मर्द रोपण तकनीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं, घने वृक्षारोपण, इसमें देसी पौधे की प्रजातियों को बहुत पास पास लगाया जाता है। तेजी से विकास, इस पद्धति से तैयार किए गए जंगल पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, यानी 10 गुना तेज तक। आत्मनिर्भरता, कुछ वर्षों की देखभाल के बाद ये जंगल आत्मनिर्भर हो जाते हैं, मतलब फिर से इसको देखभाल की जरूरत नहीं पड़ता है, नेचुरली ये फिर ग्रो करने लगता है। यानी आमतौर पर 2-3 साल पर इसकी देखभाल करना पड़ता है। लघु वन, करिया पद्धति कम जगह में भी घने जैव विविधता वाले छोटे जंगल बनने की अनुमति देती है।
शहरी अनुप्रयोग, इस पद्धति का उपयोग अक्सर शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में हरित आवरण को जल्दी से बहाल करने, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समयवाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन के लिए विख्यात है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए: आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो ध्यान देना, त्रिपुरा उधर पूर्वोत्तर राज्य है, हिमालय के क्षेत्र में ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश तो हिमालय के क्षेत्र में है ही। केरल तो चाय के लिए फेमस है ही। आंध्र प्रदेश में भी कुछ मात्रा में चाय उगाया जाता है। अब यहाँ पे उपयुक्त में कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी 4 आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ये सब की बात होता तो अलग था, लेकिन सारे राज्य चाय को उगाते हैं। आंध्र प्रदेश, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, अराकू घाटी जैसे क्षेत्रों में चाय ये उगाता है। कंफ्यूजन वाला एक यही होगा, क्योंकि यहाँ उगता है कि नहीं। केरल एक प्रमुख चाय उत्पादक है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरा उत्तर पूर्व में एक चाय उत्पादक राज्यों में है। ठीक है, इस कारण से चारों सही है। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए: जलाशय और राज्य। घाट पर्वा जो है तेलंगाना में न होकर कर्नाटक में होना चाहिए, तो पहला कथन। गांधी सागर जहां तक लग रहा है मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है, ये भी होना चाहिए। मैथन जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पे कहीं पे बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नहीं इसमें है। ऐसे छत्तीसगढ़ भी तो तीनों टच करता ही है, बट सिर्फ बताया जा रहा है क्या, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए। तो यहाँ पे केवल 2 ही को बताया जा रहा है। घाट पर्व तेलंगाना, ये गलत है। घाट पर्व जलाशय हिडकल बांध कर्नाटक में, घाट पर्व नदी पर स्थित है तेलंगाना में। गांधी सागर मध्य प्रदेश, यह सही है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ये गलत है। इंदिरा सागर बांध, अच्छा ये गलत है, मतलब कि हमने गलती कर दिया ना, ये गलत है। फिर मैथेन बांध को सही किया। तो 3 ही गुण सही है। अच्छा, यहाँ पे 3 ही गुण सही है, तो आंध्र प्रदेश को गलती कर रहा है। अच्छा, देखते हैं। लिख दिया केवल 3 ही गुण सही है, यानी कि मतलब कि जो हम बोलने जा रहे थे छत्तीसगढ़ बड़ा, ये सही होना चाहिए। ठीक है, हम इसको अगले में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल यदि इंदिरा गांधी सागर आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित है, तो ये तो तीसरा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे केवल 3 ही गुण सही की बात कर रहा है, तो फिर 2 ही गुण सही होगा, तो ये भी तो गलती ही हो जा रहा है। तो फिर सही कौन है? इस क्वेश्चन को हमने बढ़िया से लिखा नहीं, इसको स्किप कर दें। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। फिर है भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। तो इफेस इसको दोनों कथन को गलत कर रहा है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उच्च मेघ जैसे सीरस बादल पतले होते हैं और मुख्य रूप से बर्फ की क्रिस्टल से बने होते हैं। ये आने वाले सौर विकिरण के लिए काफी हद तक पारदर्शी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे इसे बहुत अधिक परिवर्तित नहीं करते। अधिकांश सौर विकिरण इनसे होकर गुजर जाता है। इसके विपरीत वे पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण निलंबित रंगधारी को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करते हैं, जिससे गर्मी फंस जाती है। अब मतलब ये ग्रीन हाउस गैस को पैदा करता है, मतलब ये ठंडा पैदा नहीं करेगा, गलती हो गया। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है, ये कथन है। ये कथन भ्रामक है और इसीलिए गलत माना जाता है कि निम्न मेघ, जिसको स्ट्रेटस बादल बोलते हैं, ठीक है, और ये घने होते हैं और मुख्य रूप से पानी की बूंदों से बने होते हैं। वे आने वाले सौर विकिरण को बहुत प्रभाविक ढंग से, यानी ऊपर से आने वाले, परावर्तित करते हैं। उच्च एल्बिडो, यह प्रवर्तन दिन के दौरान सतह तक पहुंचने वाली धूप को कम करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव पड़ता है। यह सच है कि निम्न मेघ भूपृष्ठ से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अच्छी तरह से अवशोषित करते हैं और गर्मियों को फंसाते हैं।
विशेषकर ये रात में क्रिया होता है जिससे तापन प्रभाव होता है, लेकिन निम्न मेघों का प्रमुख या शुद्ध प्रभाव उनके उच्च अल्बेडो के कारण क्या हो जाता है, शीतलन माना जाता है, जो उनके अवरक्त तापन प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। क्रय कथन केवल तापमान प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके अधिक महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव को अनदेखा करता है। इस कारण से कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। तो ये युगांडा में पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी में नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से इसको क्या कहा गया है, गलत किया गया है। फिर दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन के लिए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। तो ये 2022 की कहानी होगा उस वक्त का, या अभी भी रहते हैं तो ठीक है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन हुए कुछ लोग केन्या के ददाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो ये दोनों को कथन को सही बताया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर करंट से प्रभावित होते हैं, उसको देख लिया जाएगा और ध्यान देना है। अभी जो रहता है करंट में वो ध्यान देना। बीडी बीडी शरणार्थी बस्ती उत्तरी युगांडा में स्थित है, न कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में। यह दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्तियों में से एक है। बीडी बीडी बस्ती मुख्य रूप से दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध से भाग कर आए शरणार्थियों को आश्रय देती है, ठीक है। फिर एक कथन तीसरा कि ददाव शरणार्थी संकुल केन्या में स्थित है और यह मुख्य रूप से सोमालिया और अस्थिरता से भागकर आए शरणार्थियों को आश्रय देता है। यह भी दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी परिसरों में से एक माना जाता है। इस कारण से 2 और 3 क्या है, सही, ठीक है। तो आज हमने ज्योग्राफी तो देख लिया, तो मिलते हैं कल साइंस के कुछ प्रीवियस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।